रेशियो एनालिसिस। तो बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? रेशियो एनालिसिस के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। रेशियो क्या रहती है? रिलेशनशिप रहता है वेरिएबल्स के बीच में। रेशियो क्या है? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो रेशियोज का बेनिफिट क्या रहता है? जब हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को असर्टेन कर सकते हैं, इस चीज को निश्चित कर सकते हैं कि पिछले समय से लेकर अब के समय तक कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया। लाइकवाइज अगर हम कहते हैं कि प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट रेशियो जो थी वो पहले 2/1 थी, वो पहले 2/1 थी। अब जो कंपनी की प्रॉफिट रेशियो है वो 3/1 है। तो यानी कि यहां पर जो रेशियो है वो बेटरमेंट हुई है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? हमें ये शो करती है कि पास्ट बिहेवियर से आज की डेट में क्या चेंजेस हैं। अदरवाइज कई चीजों को कंपेयर करना आपस में क्या रहता है? डिफिकल्ट रहता है। लेकिन रेशियोज की मदद से हम इन चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो रेशियोज के अगर नंबर वाइज देखें तो बहुत सी रेशियोज हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन हमने उन रेशियोज की तरफ ध्यान देखना है जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कौन कौन सी मेन कैटेगरी शामिल है? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज। तो हमने लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा कि जो करंट लायबिलिटीज थी। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि हमारे पास जितने करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स यानी कि जो एसेट्स हमारे पास लिक्विडेशन के लिए अवेलेबल हैं, जो लिक्विडेट किए जा सकते हैं आने वाले 12 महीनों में। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे करंट एसेट्स हैं, क्या वो सफिशिएंट है जो हमारी करंट लायबिलिटीज को पूरी कर पाए, उसके बारे में हमें बताती हैं। यानी कि कोई जो यूनिट है, क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म बिजनेस कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा। एंड लिक्विडिटी रेशियो में एक रेशियो आती है, डेट इज अ करंट रेशियो, जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। जो करंट रेशियो है डेट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो वो इस कैटेगरी में, डेट इज लिक्विडिटी रेशियो कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर देखें जो सॉल्वेंसी रेशियो है, जिसे लेवरेज रेशियो भी कहते हैं या फिर गेयरिंग रेशियो भी कहते हैं, वो हमें बताती है रिगार्डिंग कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है बाय डेप्ट ऑफ अ यूनिट। यानी कि अगर कोई यूनिट लगातार डेप्ट उठाता जा रहा है तो उसके केस में क्या है? उसकी जो इक्विटी है, यानी कि जो उसके प्रमोटर्स के, उसके शेयर होल्डर्स के जो पैसे लगे हैं, उससे ज्यादा उसने डेप्ट उठा रखा है, तो वो ज्यादा एक रिस्कियर क्या है? एक यूनिट बन जाता है, ज्यादा रिस्की यूनिट बन जाता है अगर उसकी डेप्टनेस जो है वो ज्यादा है उसकी इक्विटी से। तो इसमें एक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। साथ ही साथ DSCR, डेट इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। उसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर एफिशिएंसी रेशियोज या फिर अर्निंग रेशियोज जिसे हम कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी के बारे में बताती है, ताकि उसकी एक्टिविटीज जो है वो सस्टेन रहे, यानी कि चलती रहे, जिसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। फर्दर देयर आर एक्टिविटी रेशियोज, जो हमें लेवल ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री के बारे में, क्रेडिट्स जो लिए गए हैं परचेजेस के ऊपर, उनके बारे में। ठीक है, तो उन डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में हमें बताती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लिक्विडिटी रेशियो, डेट इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हमें क्या रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर। यानी कि अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या है कि आपके पास करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, यानी कि जो भी आपकी करंट ऑब्लिगेशंस है आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। अगर ये रेशियो है लेस देन 1 तो उसका मतलब है कि आप अपनी करंट लायबिलिटी पूरी कर ही नहीं पा रहे, यानी कि जो कंपनी है वो बाहर से फंड्स को क्या करेगी? बोरो करेगी। एंड फंड्स बोरो का मतलब क्या है कि लेवरेज और बढ़ेगा। लेवरेज का मतलब है कि ऑपरेशंस को चलाने के लिए, अपने एसेट्स को बनाने के लिए आपको बोरिंग करनी पड़ रही है। ओके, तो बेंचमार्क जो रेशियो है इन केस ऑफ करंट रेशियो डेट इज 1.33। तो 1.33:1 रेशियो जो है डेट इज कंसीडर टू बी सेटिस्फैक्ट्री, उसे सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर किया जाता है। एंड इसको कैलकुलेट किस हिसाब से करते हैं? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। देन इट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसे DER भी कहते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो एक रिलेशनशिप बताती है हमें बिटवीन द जो एक्सटर्नल टर्म बोरिंग्स है एंड जो कंसर्न के अपने फंड्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताती है। यानी कि जितनी भी टर्म लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, उनको डेप्ट की तरह लिया जाता है। यानी कि जो टोटल लायबिलिटीज है माइनस नेटवर्थ एंड टोटल करंट लायबिलिटीज, यानी कि जितनी भी टर्म लायबिलिटीज हैं
डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज माइनस जो भी नेटवर्थ है एंड जितने भी करंट लाइबिलिटीज हैं। आप इनको अगर टोटल लाइबिलिटीज में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइबिलिटीज आती हैं? टर्म लाइबिलिटीज आती है। एंड इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब है जो भी नेटवर्थ है कंसर्न की माइनस जो भी इनटेंजिबल एसेट है या फिर जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नेटवर्थ से, डेट गिव्स यू इक्विटी। तब आपके पास क्या आती है? इक्विटी आती है। और जो सबऑर्डिनेट डेब्ट है यानी कि जो लॉन्ग टर्म के अनसिक्योर्ड डेब्ट हैं, उन्हें आप क्वासी इक्विटी कंसीडर कर सकते हैं। उन्हें आप क्वासी इक्विटी कंसीडर कर सकते हैं एंड इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए उन्हें एडअप किया जा सकता है। तो सबऑर्डिनेट डेब्ट क्या होता है? सबऑर्डिनेट डेब्ट वो डेब्ट होता है जो अनसिक्योर्ड है। तो कंपनीज के केस में, कॉर्पोरेट के केस में आप प्रोजेक्टेड लेवल को फाइंड आउट करने के लिए डीईआर में इसे शामिल कर सकते हैं, क्वासी इक्विटी के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो ऐसा सबऑर्डिनेट डेब्ट है वो बोरोर के जो टीयर 1 कैपिटल है यानी कि जो उसकी कैपिटल प्लस जो उसके फ्री रिजर्व्स माइनस द इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो किसके इक्वल रहेगी? डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू जो भी आपकी टोटल टर्म लायबिलिटीज हैं डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। ये टेंजिबल नेटवर्थ ही होगी ना, यानी कि नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट्स। तो आपने नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट्स कर दिए तो आपके पास क्या आ गई? टेंजिबल नेटवर्थ आ गई, वो इक्विटी आ गई जिसके ऊपर आप यहां पर डीईआर को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सिंपलाइज फॉर्म में लिखें तो डेब्ट ओवर इक्विटी, जो डेब्ट है ओवर इक्विटी। अगर प्रॉपर डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो इसी तरह से याद रखिए, इसी तरह से याद रखिए, यानी कि जो टोटल टर्म लायबिलिटी है डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। तो यहां पर जो रेशियो है 3:1 डेट इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, उसे सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर किया जाता है। ज्यादा रेशियो जो है वो भी अलाउ की जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि कौन सी इंडस्ट्री है, बोरोर की क्या टाइप है, एक्टिविटी क्या है बोरोर की, या फिर सेक्टोरियल क्लासिफिकेशन क्या है। लाइकवाइज वो एमएसएमई है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस है। सो एक मेथड तो ये हो गया कि जहां पर आप टोटल टर्म लायबिलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डीईआर को आप कैलकुलेट करते हैं, बैंक असेस करता है यहां पर डीईआर को एज अ टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि जो न्यूमरेटर की टर्म है वहां पर आप क्या देखते हैं? टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज को देखते हैं, ठीक है। तो एक मेथड तो हो गया जहां पर आप टोटल टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं? टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो यूज किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा वो क्या किया जा सकता है? लाइकवाइज टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेंज हुआ है। तो यहां पर टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज को किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपके पास टोटल लायबिलिटीज हैं माइनस नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। तो जनरली जब आपने लैंडिंग करनी रहती है एक्सपोर्ट सेक्टर को, प्रायोरिटी सेक्टर को, एमएसएमई को, कोर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, तो वहां पर 2:1 जो रेशियो है वो प्रेफर रहती है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि जो आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो बेंचमार्क रेशियो है डेट इज 2:1। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो बेंचमार्क है डेट इज 2:1। नेक्स्ट इट इज फिक्स्ड एसेट्स कवरेज रेशियो। तो ये रेशियो शो करती है कि कितने टाइम्स जो वैल्यू ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट्स है, यानी कि डेप्रीसिएशन करने के बाद, तो टोटल फिक्स्ड एसेट होते हैं आपके, टोटल फिक्स्ड एसेट हो गए, जब उसमें से आपने डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया वहां पे क्या हो गए? नेट फिक्स्ड एसेट हो गए, ठीक है। तो कितने बार ये जो नेट फिक्स्ड एसेट हैं ये आपकी टर्म लायबिलिटी को कवर कर सकते हैं, ये आपकी टर्म लायबिलिटी को कवर कर सकते हैं। एंड अगर ये आपकी जो वैल्यू है, ये रेशियो जो है डेट इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय टर्म लायबिलिटीज, जिसमें जो आपके लॉन्ग टर्म जो लोन है वो शामिल रहेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो इसमें शामिल रहेगी, ठीक है। तो अगर ये रेशियो आपकी ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या है? सेटिस्फैक्टरी कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट इट इज डेब्टर टर्नओवर रेशियो। सो ये रेशियो जो है वो बोरोर की या फिर जो क्लाइंट है उसकी क्रेडिट पॉलिसी को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि जो उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसी है उसके बारे में बताती है। यानी कि जहां पर जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स हैं वो ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग डेटर यानी कि जिन लोगों ने आपसे पैसे उधारे लिए हुए हैं वो ज्यादा है, उसका मतलब है कि यहां पर जो फर्म की फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये फर्म है जिसके डेटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आउटसाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ
तो डेटर कौन रहता है? जो यहां के इस फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इसने तो सामान ले लिया, इसके पास तो सामान पहुंच गया, अभी इसने पैसे देने हैं, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है कंपनी की। एंड जितना ज्यादा यहां पर आउटस्टैंडिंग रहेगा उतना ज्यादा क्या है, यानी कि इस कंसर्न के जो फंड्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि उतने ज्यादा यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो जो है ये मंथ्स में, ये डेज में, वीक्स में कैलकुलेट की जा सकती है। सो डेब्टर टर्नओवर रेशियो यहां पर अगर हम डेज में कैलकुलेट करें तो इसे 365 से मल्टीप्लाई किया है, अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं वीक्स में तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मंथ में कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो मींस इट इज द रेशियो ऑफ द जो आपके आउटस्टैंडिंग डेब्टर्स हैं डिवाइडेड बाय करंट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो टोटल आपने क्रेडिट पर सामान दिया है उसमें से जो डेब्टर आपके आउटस्टैंडिंग है वो आपकी क्या है, डेब्टर टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, लाइकवाइज अगर क्रेडिट पर सेल की 2000, अगर क्रेडिट पर सेल की 2000, उसमें से आपके जो आउटस्टैंडिंग डेब्टर हैं डेट आर 1000, तो आपकी डेब्टर टर्नओवर रेशियो क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू आउटस्टैंडिंग डेब्टर्स डिवाइडेड बाय 2000। अगर आप डेज में कैलकुलेट करें तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो बेसिकली ये रेशियो हमें यहां पर ये शो करती है कि एवरेज तौर पर कितने समय के लिए जो क्रेडिट है वो एक्सटेंड किया जा रहा है कंसर्न के द्वारा। तो जहां पर ये फिगर कम होगी, यानी कि ये रेशियो कम है, वहां पर उतनी बेटर है, यानी कि जहां पर ये फिगर कम है उसका मतलब है कि कम समय के लिए यहां पर डेब्टर को क्रेडिट एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि ज्यादा जो रिसोर्सेज है यहां पर फर्म के पास ही अवेलेबल है। ओके, एंड जनरली अगर बात करें तो 1 से 3 महीने तक अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो रीजनेबल है। नेक्स्ट इट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो जैसे हमने देखा कि डेब्टर का जो पार्ट था कितनी तरह स्टैंडिंग रहता है, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने बिजनेस के दौरान जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं यहां पर इसने सामान उधार पर लिया हो, इसने दूसरी फर्म से या एक इंडिविजुअल से यहां पर सामान उधार पर लिए, एंड हो सकता है कि जहां पर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही हो वहां पर ये फर्म जो क्रेडिटर्स की पेमेंट है उसको पोस्टपोन कर दे, ये भी तो पॉसिबल है। इस तरह की सिचुएशन को दूसरी यूजुअल सिचुएशन से डिस्टिंग्विश करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? लाइकवाइज जनरली आपका जो क्रेडिट पीरियड रह रहा है वो 3 महीने का, लेकिन 2-4 केसेस ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं बैंक ब्रांच के द्वारा जहां पर जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है वो 6 महीने से भी ज्यादा है, तो वो आपके क्या है, अनयूजुअल केसेस हो गए ना। एंड फर्दर इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है जहां पर क्रेडिट जो है वो ज्यादा समय के लिए दिया जा रहा है मार्केट एवरेजेस से, वहां पर हो सकता है कि जो फर्म है उससे जो कॉस्ट ली जा रही हो वो भी ज्यादा ली जा रही हो, उससे जो कॉस्ट ली जा रही हो वो भी ज्यादा ली जा रही हो, यानी कि इन्फ्लेटेड प्राइस लिया जा रहा हो। तो अगर इस पॉइंट से देखें, कॉस्ट के पॉइंट से देखें, तो भी यहां पर ये फर्म के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो इस रेशियो को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज जो आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं डिवाइडेड बाय जो अपने क्रेडिट के ऊपर टोटल परचेजेस की हैं मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को, तो इसका जो डिजायर्ड लेवल है दैट शुड बी बिटवीन हाफ टू 2.5 मंथ्स, यानी कि आधे महीने से लेकर 2 महीने के बीच तक का ये टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का, लेकिन मार्केट टू मार्केट इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से ये लेवल जो है वो डिफर कर सकता है। नेक्स्ट इट इज मटेरियल मैनेजमेंट रेशियो। जो बेसिक रेशियो इसके अंदर आती है दैट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का क्या मतलब है? हम यहां पर रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जो स्टॉक इन प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं, जो फिनिश गुड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो सेमी फिनिश गुड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी आइटम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, उसके साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग जो रेशियोज हम वर्कआउट करते हैं दैट आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें रिगार्डिंग द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि आपने इन्वेंट्री को कितने टाइम के लिए होल्ड पर रखा है, यानी कि उसकी सेलिंग के पर्पज से अगर देखते हैं तो आपने इन्वेंट्री को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखा है। लाइकवाइज इट इज कैलकुलेटेड एज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड इनटू 365। एंड जितनी ज्यादा ये कम रेशियो होगी
इन्वेंट्री होल्डिंग जितनी कम होगी, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास जितनी कम होगी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी शो होती है रिगार्डिंग द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उतनी ज्यादा क्या है, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज्यादा शो होती है। नेक्स्ट इट इज अबाउट द रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल इन हैंड डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 365। यानी कि रॉ मटेरियल को कितने टाइम के लिए इन हैंड रखा गया है। नेक्स्ट इट इज फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स इन हैंड है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है एंड फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो है, दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो रॉ मटेरियल आप टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, उसके केस में हमने डिनोमिनेटर में रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बात की है। ठीक है, बाकी जो है दैट इज फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो थी, चाहे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी, दोनों के केस में डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहा है। तो फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो शो करता है कि आपने कितने दिन फिनिश गुड्स को इन हैंड रखा है। ठीक है, तो ये सभी रेशियोज जो है, तीनों रेशियोज जो है, ये मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में शो करती हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज DSCR, दैट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। सो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो एक एबिलिटी को बताती है कि जो कंसर्न है वो एबल है इस चीज के रिगार्डिंग या नहीं है कि वो अपनी टर्म लायबिलिटी को पे कर पाए, कि वो अपनी टर्म लायबिलिटीज को पे कर पाए। एंड जब भी आपने टर्म लोन प्रपोजल्स को अप्रेज करना है, रिहैबिलिटेशन देखनी है, रीशेड्यूलिंग देखनी है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल को अप्रेज करना है, उस समय पर DSCR को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो DSCR मेजर्स वेदर की जो इंटरेस्ट है एंड इंस्टॉलमेंट जो है वो इंटरनल जो जनरेशन हो रही है फंड्स की, उनके थ्रू पे की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। एंड अगर हम कहें कि DSCR जो है वो 1.75 के इक्वल है, जो DSCR है 1.75 के इक्वल है, उसका मतलब है कि हर एक रुपए की लायबिलिटी के पीछे आपके पास ₹1.75 अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी के पीछे ₹1.75 अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि जो DSCR है वो जितनी ज्यादा है उतनी बेटर है, जितनी ज्यादा है उतनी बेटर है। तो इट इज कैलकुलेटेड एज जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जो आपके पास PAT है, प्लस डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो है वो एक नॉन फंड एक्सपेंस है, प्लस जो इंटरेस्ट लगा है इंस्टॉलमेंट के बीच, क्योंकि प्रॉफिट के बीच में से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दोनों को ऐड बैक कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट है टर्म लोन के ऊपर, प्लस जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट है। टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट जो होगी यानी कि फुल हो जाएगी, इंटरेस्ट प्लस जो इंस्टॉलमेंट है टर्म लोन की, वो दोनों फैक्टर यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वे में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहां पर DSCR को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज ICR, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो इंडिकेट करती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो फर्म की इनकम है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उस इनकम से कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट जो टर्म लोन के ऊपर पड़ रहा है सेम पीरियड के दौरान, उसको पे ऑफ किया जा सकता है। क्योंकि ये एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट के बारे में बात करती है, तो हम यहां पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बोरोइंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर एक टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट पड़ा 1 लाख रुपए, एंड पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जिस टाइम पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट पड़ा, उस टाइम पीरियड के दौरान इनकम हुई 2,50,000, तो ICR की कैलकुलेशन क्या कहेगी, ICR विल बी इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 2.5 रहेगी। ओके, तो ICR को आप कैलकुलेट किस हिसाब से करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी कि EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय जो आपकी एनुअल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, जो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है जो पे करने वाला है अंडर द सेम पीरियड। ओके, तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट ICR, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसके बारे में बात करती है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कितनी बार कवर कर सकता है।
जितनी ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उतना ज्यादा बैंक सिक्योर रहेगा, उसको इस चीज का सिक्योरिटी रहेगी बैंक को कि जो इंटरेस्ट है वो सर्विस किया जा सकता है बोरर के द्वारा। एंड अगर आईसीआर आपका 5 के अराउंड है तो उसे सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है।